हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने पिछले 14 प्रैक्टिस सेट सफलतापूर्वक कर चुके हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, वो 20 नवंबर 2021 को शिफ्ट नंबर सेकेंड में जो पेपर हुआ था। और ये प्रैक्टिस सेट है, ये मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं। अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक सबसे पहले हमारी वीडियो पहुँच सके। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब आप आके चेक करें। जो वीडियो आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, तो आप पहले वीडियो को रोकें और क्वेश्चन दिए गए उसे सॉल्व करें। जब आपसे ना हो तो उसका सोल्यूशन देखें। और वहीं आपका सिलेबस अगर आधा अधूरा है तब भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि जिस टाइप से मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ आएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा कोई चैप्टर, तब भी आपको उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो समझ सकते हैं। मैं आपको समझा के भेजूँगा। और ये प्रैक्टिस सेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें पता लगना चाहिए आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, अगर अभी हमें किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही तो अभी हम अपना रिवीजन कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का इसलिए भी बेनिफिट होता है क्योंकि हमें पता लगे कि किस तरीके की हमें तैयारी करनी चाहिए और किस लेवल के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ताकि हमें भी अंदाज़ा रहे कि हमारी तैयारी कितनी हो रखी है और हमें कितनी करनी चाहिए, ताकि हम 100% स्कोर कर सकें। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हम 100% स्कोर ला सकते हैं। अगर 40 क्वेश्चन आ रहे तो हम 40 से 40 सॉल्व कर सकते हैं। वहीं जैसे जीएस है तो जीएस में नहीं हो पाते हैं, हिंदी में भी कभी कभी नहीं होते हैं। ठीक है, रीजनिंग में भी क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन मैथ ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं और किए हैं, लोग करते हैं 40 में 40। तो हमें यहाँ से स्कोर बढ़ा के चलना है, ताकि अगर हमारे कहीं जीएस में कम आ जाए तो हम वहाँ पे मैनेज हमारा हो जाए। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, दिया गया नंबर दिया गया, पूछा रहा हमसे को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 से विभाजिता का नियम कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे कोई हमने संख्या ली 2792 और हमसे पूछ रहा है ये संख्या 9 से कट रही है, तो हम देखें कि अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो मैंने देखा अंकों का योग कितना हुआ, 729। अच्छा, मैं जरूरी नहीं पूरा ही ऐड करूँ, 9 दिख गया तो हम 9 काट सकते हैं। ऐसे ही 9 दिख गया 9 काट दी, तो हमें पता लगा 2 भी शेष बच रहा है। तो नहीं, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। भाई हम संख्या मिली 27927, तो हमने देखा 729 ये कट गया, 9 ये और 729, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। वैसे ही कोई भी संख्या है 21352, तो हमने देखा कितने हो गए, 2 1 3 3 6 6 2 8 5 11, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो हमें देखना कि अंकों का जो योग है अगर वो 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। भाई इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है क्या घटाएं हम ताकि संख्या 9 से कट जाए। तो हमने देखा हमारे पास नंबर क्या है, 571110 132। अच्छा देखिए, घटाएं या क्या जोड़ें, आप सोचें ये पूरा नंबर है, लेकिन इम्पैक्ट जो पड़ेगा लास्ट के 2 डिजिट पे पड़ेगा। क्योंकि जैसे 25 है, अगर इसमें हम जान जान क्या जोड़ सकते हैं, जान जान हम 9 जोड़ सकते हैं, एक अंक जोड़ सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या है हमने जोड़ा, क्योंकि हमारे पास जो जितने भी ऑप्शन दिए गए ये सिंगल डिजिट में हैं। तो हमने अगर 9 भी जोड़ा मैक्सिमम, तो 9 9 5 14, 4 हाथ से लगी 3 34, तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा ये 2 अंकों तक पड़ेगा। ओके, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान रखना है। तो ये हमारी कैसे हेल्प करेगा वो देखिए। तो मैं आगे के नंबर चेक कर रहा हूँ कि 9 से कौन कौन नंबर कट रहे। तो मैंने देखा 7 और ये 1 1 2 ये कट गए। तो हमारे पास क्या क्या बचा, 5 1 6 1 7, तो हमारे पास बचा 7 प्लस। अब देखिए मुझे या तो 2 मिल जाए, इन दो का योग जो है, या तो हमें 2 मिल जाए कुछ घटाने पे, तो ये 9 बन जाएगा, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। या नेक्स्ट डिजिट नंबर क्या होगा, वो होगा 18। तो 7 है, इसमें हमें या तो 11 मिले, क्योंकि ये 9 बन, या तो 9 बन जाए या 18 बन जाएगा, तब भी संख्या कट जाएगी। 27 बन नहीं सकता है, क्योंकि इतना फिर ऐड भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 9 ही ऐड करना है मैक्सिमम, सॉरी माइनस करना है, 9 ही मैक्सिमम कर सकते हैं, तो फिर भी नहीं बनेगा। तो हमें फोकस करना है या तो 2, हाँ हमें यहाँ से कुछ घटाने पे या तो 2 मिल जाए अंकों का योग, या फिर 11 मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर अगर पहले मैं घटा रहा हूँ 5 घटा रहा हूँ, तो मैंने 32 से 5 घटा कितना, 12 में तो 5 गए 7 बचे, हमारे पास क्या बचा 2। तो ये हो गया कितना, 7 2 9। लेकिन हमें 2 चाहिए था या 11 चाहिए था, लेकिन ये तो 9 बन रहा है, तो ये संख्या 9 से नहीं कट पाएगी, क्योंकि 7 हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। ओके, तो मैंने दूसरा ऑप्शन 3 घटाया। अगर मैं 3 माइनस कर रहा हूँ तो क्या बचा, मैंने 3 माइनस किया तो 12 में से 3 गया 9 बचा, और 3 में से 1 चला गया, कितना 2।
12 में से यहाँ 2 बचा ना, तो 29। तो हमें पता लगा 9 और 2 कितने हो गए, 11। तो ये सेकंड जो कंडीशन है वो हमारी फिट हो गई। 11 यहाँ से योग हो गया और 7 पहले से, तो 11 और 7 कितने हो गए, 18। ये 9 से कट जाएगी। तो इसका मतलब है हमें अगर इस संख्या में अगर 3 माइनस कर देंगे तो ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन हमसे कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 420 का कितना, 20%। 420 का 20% निकाला हमने, कितना आ गया, तो ये हो गया 84। ओके भाई, हमसे कह रहा है 530 के 40%, तो ये 40/2, डायरेक्ट भी हम 2/5 ले सकते हैं। 40/100 हो गया, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो कितना हो गया, 4 3 12, 2 आँच लगी 1, 4 5 20 और 1 21, तो कितना आ गया, 212। ठीक है, तो हमसे कह रहा है यदि 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान से x% कम है, तो ये 84 जो है इससे कितना परसेंट x% कम बता रहा है, एक्चुअल में नंबर में कितना कम है। तो अगर यहाँ से हम इसे माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 12 में से 4 गए 8 बचे, और 20 में से 8 गया 12, तो ये हो गया 128। ये हमसे पूछा परसेंटेज में कितना कम है, तो ये 212 से पूछ रहा है ना, कि इस वाली संख्या से पूछ रहा है कितना कम है, तो 212 से 128 कम है। 84 जो है 212 से 128 कम है। सॉल्व आउट करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे, तो आ गया यहाँ से हमारा कितना, 4 से काटा 4 दूनी 8, सॉरी 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 से काटा 4 5 20, 4 3 12, तो ये आपका कितना आ गया, 3200 डिवाइड बाई 53। तो अगर मैं 53 से काटा, ये लगभग 60 टाइम जाएगा। छतियाँ छतियाँ 18 के 8 यहाँ से लगे, 56 30 और 31। ओके, तो ये 60 रहा है, एक ही ऑप्शन है वो आपका क्या है, 60.37%। यही आपका आंसर हो गया, बाकी बहुत दूर दूर हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, एक मोबाइल को 33,170 रुपये में 55% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 10,700 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है एक मोबाइल को अगर 33,170 रुपये में बेचा जाता है, मैंने मान लिया CP अगर 100 है हमारा, ओके, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड और जो लॉस होता है वो हमेशा CP पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। तो क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया, जिसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, 100 रुपये। तो क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है एक मोबाइल को 33,170 रुपये में 55% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर इसका 55% निकालेंगे तो क्या ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वो कितना आ गया, ये 100 का 55% तो डायरेक्ट 55 ही आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 155। इसी की वैल्यू हमें दी गई क्योंकि ये सेलिंग प्राइस आएगा। यही हमसे कह रहा है कि 33,170 रुपये में बेचा जाता है तो 55% का लाभ होता है। तो हमें पता लग गया कि 155 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 33,170। तो यहाँ से हम सॉल्व आउट किया, हम 100 की वैल्यू निकालेंगे, हमें पता लगेगा कि हमारा क्रय मूल्य कितना है। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसे काटा, 5 3 15, 5 एकम 5, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, उसके बाद क्या था, 5 3 15 बचा 2, तो 5 चौक 20, 31 से काटा एकम 31 दूनी कितना हो गया, 62, बता कितना 4, तो ये आपका कितना होगा 43। तो 31 एकम 31 और 43 बचा कितना 12, तो 12 ये हो गया 24, तो ये कितने बार गया, 4 बार। तो हमें पता लगा यहाँ से जो CP जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, क्रय मूल्य जो आ गया वो कितना आ गया, 31,400। तो हमसे पता क्या पूछ रहा है, अगर हमने कोई वस्तु 31,400 में खरीदी, अब हमसे पूछ रहा है अगर वो बेचें कितने में, 10,700 में, तो पूछ रहा है कितने % का लॉस होगा, लाभ या हानि क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर 31,400 की वस्तु अगर मैं 10,700 में बेच रहा हूँ तो लॉस तो होगा ही, लेकिन लॉस होगा कितने का, तो देखिए 10,700 का ही दोगुना होता है कितना, 31,400। तो हमें जो लॉस होगा वो कितने होगा, 50% का। अगर ये 100 की वैल्यू है, इसका 50% निकालेंगे, 50 से काटा मैंने 50%, तो कितना आ गया, 2 एकम 2, 0 2 सत्ते 14, तो ये 10,700 ही तो आ गया। तो हमें पता लगा 100 की चीज़ 50 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हमें 50% का लॉस हो रहा है। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, मनोज और नवीन 5:6 के अनुपात में कुछ धनराशि का निवेश करके एक साझेदारी से व्यापार की शुरुआत करते हैं। शेखर 6 महीने के बाद नवीन के समान धनराशि का निवेश करके उसके साथ शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच लाभ का प्रतिशत क्या है। देखो प्रॉफिट डिपेंड करता है, वो कितना है इन्वेस्टमेंट, कि आपने पैसा निवेश कितना किया, और इनटू जो प्रॉफिट डिपेंड करता है वो कितना करता है, प्रॉफिट डायरेक्टली होता है, डिपेंड करता है भाई, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट
इनटू टाइम कि आपने पैसा कितना लगाया, निवेश कितना किया और कितने टाइम के लिए किया। तो इनका जो भी रेशियो होगा इधर, वो जो प्रॉफिट इनका जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे ही पूछ रहा है, लाभ का अनुपात ही पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे हम। तो हमें पहले क्या दिया गया, पहले कह रहा है मनोज और नवीन है, ये 5:6 के अनुपात में पैसा निवेश किया इन्होंने। ओके, उसके बाद कह रहा है साझेदारी में व्यापार करने की शुरुआत करते हैं। शेखर 6 महीने बाद नवीन के समान धनराशि का निवेश करता है। तो शेखर आया 6 महीने बाद आया और उसने नवीन के समान 6 ही धनराशि निवेश की, और पूछना है वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में। इसका मतलब है मनोज ने जो पैसा निवेश किया 5 किया, कितने पूरे 12 महीने के लिए किया। भाई नवीन ने क्या 6 इन्वेस्ट किया, कितने 12 महीने के लिए। लेकिन शेखर जो आया ना वो 6 महीने बाद आया। इसका मतलब है जो शेखर ने 6 इन्वेस्ट किया और नवीन के समान इन्वेस्ट किया तो 6 किया, और शेखर ने किया कितने 6 महीने के लिए। तो मैंने 6 से काटा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 2 से काटा 2 कम 2, 2 कम 2, 2 3 6। तो जो रेशियो आपका कितना आ गया, बचा क्या 5 अनुपात, यहाँ कितना बचा 6:3। तो इनका जो लाभ का जो अनुपात होगा वो यही अनुपात होगा, 5:6:3। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमें दिया गया है, हमसे पूछ रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालिए एक तरीके का। तो 1089 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या है देखो, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बताएं आपको मैं। जैसे 1089 है तो हमें देखना है लास्ट के 2 डिजिट, हमें ये देखना है कि ये जो 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है। तो 9 देखो, या तो एक तो 3 जिसके लास्ट डिजिट 3 होगा वो उसके स्क्वायर में आएगा। उसके बाद 9 आता है 7 के स्क्वायर में, और 9 किसी भी डिजिट के स्क्वायर में नहीं मिलेगा आपको। दूसरा हमें क्या देखना है, जब लास्ट के हमने 2 डिजिट देख लिया, दूसरा हमें फोकस ये करना है ये जो नंबर है इसका ऐसा स्क्वायर निकालिए जो इसका स्क्वायर करने पर ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर करने पर 10 से कम रह जाए। तो हमने देखा कितना 3, क्योंकि 3 हो गया, दोनों तरफ 3 रख लिया, 3 3 9। अब ये देखिए 10, अगर इसके अगर 10 जो है, एक तो 3 स्क्वायर है, एक क्या है 4 का स्क्वायर कितना है 16, किसके करीब है, अगर 9 के करीब है तो आंसर ये होगा। अगर ये 16 के करीब जा रहा है तो आंसर ये होगा। तो लेकिन ये 10 जो है 9 के करीब है, तो आपका आंसर ये हो गया 3.3। ओके, बाकी आपको स्क्वायर रूट के एक मैं वीडियो दूंगा, आप वहाँ से सीख लेंगे। वैसे भी आपका जो एक फाउंडेशन बैच है 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो वो उसमें नंबर सिस्टम से लेके हम स्टार्ट करेंगे और बाकी सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमें पता लग गया इसका जो स्क्वायर रूट आ गया निकल के आया वो किसका है 3.3 का। ओके, नेक्स्ट आया 21 16 किसका होगा। अब देखो 16 किसके पीछे आता है, एक तो 4 के पीछे आता है, एक 6 के। उसके बाद इसके पास का देखेंगे तो कितना 4 चौक 16, ये आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है ये 25 के पास में है या 16 के पास में है। तो 16 और 5 कितना होता है 21, ये 25 के पास में है, तो इसका मतलब है इसका जो रूट आ गया वो कितना आ गया, रूट आ गया 4.6। ठीक है, तो हमें पता लग गया, इससे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ गया कितना 4.6। 529 तो आपको पता ही होगा कितने का होता है, ये 23 का होता है, ये आ गया 2.3। ओके, ऐसे ही 4356 अगर मैं सॉल्व करेंगे तो क्या 6 किसके पीछे आता है 6, एक तो 6 के स्क्वायर के पीछे आता है, एक आता है 4 के। अब इसका स्क्वायर रूट हमें वो अंक देखना है जो इससे कम रहे, तो 6 36। हमें ये देखना है 36 के पास है, ये 7 7 49 के पास है, तो 36 में अगर जोड़ेंगे तो 7 जोड़ेंगे तभी होगा, तो ये आपका इसके पास है, तो ये आपका कितना आ गया 6.6। ओके, तो हमें पता लग गया, यहाँ से स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया, तो ये आ गया आपका 6.6। सॉल्व आउट करेंगे देखो, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4.6/2.3, तो दशमलव से दशमलव उड़ा, 23 दूनी होगी 46। तो आपके पास जो आप बचा है वो क्या बचा है 3.3 इंटू 2 इंटू 6.6। अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो क्या होगा 6.6 इंटू 6.6, और ये 6.6 का ही तो होल स्क्वायर जो था वो कितना था, वो ये था 4356। तो ये आपका आंसर हो गया 43.56। आसान से क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 12 15 24 से और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो एक तो क्या कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की सब आइए आप सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो 4 अंकों की जब भी आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी हो कितने में अंक होगी, तो उसमें 1 लगाइए, उसके बाद में 0 लगा दीजिए, 1 2 3 0, ये होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये हमसे कह रहा है 4 अंकों की छोटी संख्या ही नहीं निकाली, वो कह रहा है ऐसी संख्या निकालिए जो 10 12 15 और 24 और 30 से विभाजित हो, अगर विभाजित करने पर शेषफल 9 बचे। तो हम पहले ये देखें वो संख्या कौन सी है जो इनसे विभाजित हो जाए डायरेक्ट।
शेषफल बात तो बाद में देख लेंगे हम। तो हमने देखा, तो इसका हम ले लेते हैं क्या, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम वो संख्या आती है इनसे पूरी पूरी कटेगी। तो हमने निकाला एलसीएम, तो हमने देखा पहले 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 15, 12 बच्चा 24 का, और ये हो गया 15। ओके, उसके बाद फिर मैंने 2 से काटा तो कितना हो चुका, 5, 2 3, 15, 2 छिंग 12 और 15। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, देखो एक तो 5 आ गया, एक 5 यहाँ से मिला, 3, ये 15 15 पूरा कट गया, लेकिन इसमें 3 है, इसमें 2 और हो जाएगा। तो आपका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 5 20, 3 60 दूनी 120। तो हमें जो एलसीएम मिला वो कितना मिला, 120। तो 120 हमारा जो एलसीएम है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखिए 120 हमारा एलसीएम आ गया, तो 120 ऐसी संख्या है जो इनसे काटेंगे 10, 12, 15, 24, 30, तो विभाजित करेंगे इससे, तो हमेशा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, लेकिन हमें तो 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो हमें 120 अगर 200 इसका मल्टीपल निकाल लेंगे। 240 एक ऐसी संख्या है, अगर 10, 12, 15, 24 से विभाजित करेंगे तब भी शेषफल 0 आएगा यहाँ से। तो हमें देखना है, तो ये भी 3 अंकों की रही, तो हमें 4 अंकों को पहुँचाने के लिए हमने देखा 12 8 96 होता है, तब भी 3 अंकों की रही। तो 12 निम्मा 108, अगर मैं 9 का इसमें मल्टीपल करूँगा तो हमें पता लगा पहली जो संख्या हमें मिली वो कितनी मिली, 120 गुणा 9 करने पर तो आई 120 गुणा 9, तो 12 निम्मा 108, तो हमें पता लगा 1080। पहली 4 अंकों की ऐसी संख्या है जो 10, 12, 15, 24, 30 से विभाजित करने पर 0 बचाएगी शेषफल, लेकिन हमें शेषफल 9 चाहिए, तो हमें इसमें 9 ऐड कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1089, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, 10 आंकड़ों का औसत 56.5 है, इनमें से पहले 3 आंकड़ों का औसत 50 है और अगले 4 आंकड़ों का औसत 60 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है और 10वां आंकड़ा से 6 कम है, तो 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, हमें कह रहा है 10 का औसत कितना दिया गया, हमें एवरेज दिया गया, वो कितना दिया गया, 56.5। उसके बाद 3 आंकड़ों का औसत हमें कितना दिया गया, 50, और 4 का कितना दिया गया, 60। अगर मैं इनका योग निकालेंगे तो क्या हो गया, 10 का योग कितना आ गया, हमारे पास जो योग आ गया वो कितना आ गया, क्योंकि 10 का गुणा कर देंगे, औसत इतना है तो उनका अगर योग निकालना है तो उसी संख्या का गुणा कर दो, तो हमारा आ गया 565। भाई 3 संख्याओं का औसत अगर 50 है तो उनका योग कितना हो गया, 150। ऐसी 4 संख्याओं का औसत अगर 60 है तो उनका योग कितना हो गया, इसमें 4 में गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24, 2 240। तो हमें पता लगा अगर मैंने ऐड कर लिया 0, 4 5 9 और 3 390, तो हमें पता लगा टोटल 10 का कितना था, 565 योग है, इन 7 का कितना हो गया, 7 का हो गया 390। तो इसका मतलब बची कितनी, 3 संख्या है, तो उनका योग कितना बचा हमारे पास, 5 में से अगर 0 गया, मैंने माइनस कर लिया 565 को 390 से, तो 5 में से 0 गया 5, 6 में से 9 गया तो 16, 16 में तो 9 गया 7, बचा कितना 4, 4 में से गया, तो हमारे पास बचा है वो कितना बचा, 175। ओके, तो हमें पता लगा योग जो हमारे पास अब बचा है इनका कितना बचा, 175, 3 संख्याओं का। तो भाई हमसे अब क्या कह रहा है, देखो 8वां आंकड़ा जो है 8th नंबर है, जो 8th 9th और एक क्या है 10th, 7 संख्याएं तो हो ही गई। तो हमसे कह रहा है 8वां आंकड़ा है 9वें आंकड़े से 10 कम है। अगर मैं 9 को x मानता हूँ तो 8वां कितना होगा, 10 कम होगा तो माइनस के 10 हो गया। ओके, लेकिन कह रहा है 8वां आंकड़ा 10वें आंकड़े से 6 कम है, तो 6 कम करने के लिए इसमें मैं अगर 4 ऐड कर दूं तो क्या हो गया, 10 माइनस के 4। अगर मैं समझ गया यहाँ तक, अब ये 8वां आंकड़ा है 10वें आंकड़े से कितना कम हो गया, 6 कम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ माइनस का 10 है तो ये और 10 पीछे है, ये माइनस का 4 ही है सिर्फ, तो ये और ये वाला तो ये और पीछे हो गया, समझे, 6 अंक पीछे हो गया। भाई हमसे कह रहा है इन तीनों का योग हमारे पास कितना है, 175 है, तो यहाँ से मैं एक्स निकल आएगा, तो हम इन तीनों का ऐड कर रहे हैं तो कितना हो गया, एक्स एक्स 3x और माइनस का 10 और माइनस के 4 कितने हो गए, 14। ये कितना है, 175। ओके, तो यहाँ से सॉल्व आउट किया हमने, तो 3x, ये 14 उधर चले जाएंगे तो 3x, 14 उधर के कितने हो गए, 4 5 9 8 1 8, 3 से काटा क्या बचा हमारे पास, 3 6 18,
3 तिरका 9। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे सॉल्व आउट करा रहा है कि 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। तो 8वां आंकड़ा है क्या, 8वां आंकड़ा हमने क्या माना था, वो है x माइनस के 10, और x की वैल्यू हमारी अगर 63 आ गई है तो माइनस के 10 करेंगे तो क्या बचेगा 53। यही आपका आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक महाविद्यालय में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात जो है, मैन और वुमेन के बीच जो अनुपात कितना है वो है 24:25। तो हमसे क्या कह रहा है, यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो ये अनुपात है, रेशियो है। तो मैं अगर बढ़ा लूँ यहाँ पे, मैं 240 कर लूँ, 250 कर लूँ, कोई दिक्कत, 10 का मैंने गुणा कर दिया दोनों तरफ रेशियो में, कोई दिक्कत ना। अब मैं यहाँ से सॉल्व आउट करने में हमें आसानी होगी। हमसे क्या कह रहा, पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि होती है, तो 240 का 30% कितना हुआ, 30% हमने सॉल्व आउट किया तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24 यहाँ हो गया 72। तो प्लस का कितना हो गया, यहाँ से ऐड हो गया 72। भाई हमसे कह रहा है महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो 250 का 40% कितना हो गया, वो हो गया आपका 100, 25 को 100। तो यहाँ से हमें जो नई संख्या मिली अगर ऐड करके तो क्या हो गया, 240 में अगर मैंने 72 ऐड किया हो जाएगा 2 7 4 11 की एक आंसर लगी है 312। वहीं 250 और प्लस 100 कितना हो गया 350। तो हमसे पूछ रहा है नया अनुपात कितना हुआ, 2 से काटा हमने, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12। उसके बाद 2 एकम 2, 1 15 हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। तो आपका जो नया रेशियो आ गया वो कितना आ गया 156, 156:175। यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति 55 किलोमीटर घंटे की बजाय 59 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है तो वह 92 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। जब वह 59 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की दूरी क्या है। हमसे कह रहा है स्पीड जो है पहले 55 थी, अब कितनी कर ले रहा है 59 कर ले रहा। तो कह रहा है कि 92 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, जबकि स्पीड बढ़ाई कितनी, स्पीड इसने 55 से 59 की, इसका मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाई। तो हमें पता लग जाएगा 92 किलोमीटर चलाने में इसे टोटल हावर कितने लगे, घंटे टोटल कितने लगे। तो हमने काटा 4 दूनी 8 बचा 1, 4 3 12। तो हमें पता लगा ये 23 घंटे चल रहा है, क्योंकि अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर अधिक चल रहा है और 92 किलोमीटर ये जा रहा है अधिक, तो इसका मतलब इसने 23 घंटे ये जो ट्रैवल कर रहा है 23 घंटे ट्रैवल कर रहा है, तभी तो 92 किलोमीटर अधिक चला पाएगा। तो हमें यहाँ से टाइम पता लग गया, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम हमें पता लग गया 23 है। तो हमसे अब कह रहा है, वो हमसे पूछ रहा है 59 आवर। तो हमें पता लग गया टोटल टाइम कितना लगा, टाइम है 23। तो हमसे कह रहा है जब वह 59 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की दूरी क्या है। तो 59 डिस्टेंस जो हमारी होगी क्या होगी 59, स्पीड होगी 59 और टाइम कितना हो गया 23। तो इसको अगर मैं 60 - 1 में तोड़ रहा हूँ तो कितना हो गया, इसमें गुणा किया तो 0 6 18 के 8 यहाँ से लगे 1 6 दिन 12 13, 1380 माइनस के 23। तो कितना आ गया आपका 1357। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, हमसे बोल रहा है जे एक कार्य को 66 दिनों में पूरा करता है, के उसी कार्य को 69 डेज में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो इनका एलसीएम लेंगे तो हमें देखते ही पता लगा, देखो 3 तो होगा, क्योंकि 3 से मैंने काटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 22, 22 गुणा 3 तो 22 भी होगा। डायरेक्ट एलसीएम देखिए, और 23 यहाँ 69 होता है तो इसका एक मल्टीपल 23 भी आएगा। ओके, एलसीएम भी तो हम ऐसे निकालते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है एलसीएम डायरेक्ट नहीं निकल रहा है आपका, तो टाइम एंड वर्क की एक वीडियो पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट में जाएंगे आप तो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में, वहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट सिखा रखा है। तो अगर आपको निकालने में दिक्कत रही तो आप वो सीख लें वहाँ से। वैसे भी देखिए क्या है, देखो 15 है, जैसे 15 और 20 का एलसीएम निकालना तो हमें पता है 15 का मल्टीपल क्या होगा 3 गुणा 5। इसका क्या होता है, इसका होगा 4 गुणा 5। तो हमें पहले एलसीएम में क्या चेक करते हैं, कॉमन क्या आया, तो हमें 5 ले लिया। उसके बाद हमें क्या बचा, क्या तो बचा जो ले लें 3 और 4, क्योंकि हमें 15 तक और 4 तक भी पहुँचना है। ये आपका एलसीएम हो गया। वैसे ही यहाँ हमें कॉमन मिला तो कितना 3 दिख गया, फिर हमें 22 और 30 बचा तो हमने वो ले लिया। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आए, ठीक है, आसान आसान सी चीज़ें हैं। और मैथ वैसे भी कोई रटने की चीज़ नहीं है, बहुत सी चीज़ें अगर आप समझते हुए चलेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है आपको रटना पड़े। सारी चीज़ें
लॉजिकल नेम। अब देखिए 22 कितना होता है 66, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 23। वहीं अगर इसकी एफिशिएंसी निकाली तो 23 69 होता तो बचा कितना 22, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, मतलब कार्य क्षमता हो गई। तो हमसे कह रहा है टोटल वर्क तो ये हो गया, अब पूछ रहा है हमसे कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो हमें टोटल वर्क निकालना है, तो हमने इसका गुणा कर लिया 23 69 या 23 का मैंने 22 में पहले किया, तो कितना हो गया 23 दूनी 46 की 6, बचा कितना 4, 23 दूनी 46 और 4 कितना हो गया 50 गुणा 3, तो ये कितना हो गया 5 से 15 और 6 18, तो ये आपका टोटल वर्क जो आ गया कितना आ गया 1518। और डिवाइड किससे करना है हमें 23 और 22 कितना हो गया 45। ओके, तो इससे मैंने अगर 3 से काटा तो कितना हो गया 3 15, बचा कितना 1 से भागने जाए 0, 3 18 भाई आ गया। और ये कितना 15, 15 से काटा तो 15 त्यों यहाँ रख ले रहा हूँ यहाँ पे 5 से 6/15, तो काटा 15 त्यों 45, बचा कितना 5, तो कितना हो गया 56, लेकिन 15 त्यों 45 ही जाएगा और बचेगा कितना आपका 45 हो गया, 56 पहुँच ली 11 बचेगा, तो 33 सही 11/15, यही आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 22,500 रुपये को विभाजित करके दो योजना ए और बी में 12.5% 15% के साधारण ब्याज पर निवेशित करता है। ए में 12% और बी में 15%। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि 6425 रुपये है, तो योजना ए में निवेशित धनराशि कितनी है। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी वो सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने इस टाइप के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, यूपीएसआई के लिए स्पेशल है, तो आप जाके देख लें, वरना यहाँ भी आपको समझाया क्या कह रहा है। देखो हमसे कह रहा है योजना ए में जो इन्वेस्ट किया उसने क्या है 12.5% की दर से, भाई बी में कितना कर रहा है 15% के हिसाब से। ये तो 1 साल का हो गया, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, अगर 2 साल का निकालेंगे तो इसकी परसेंटेज जो इसकी जो है दर है वो दुगनी हो जाएगी, तो ये तो 1 ईयर का हो गया। 2 ईयर में क्या कंडीशन होगी, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 25%, और बी पे जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा हमें 30%। देखिए आप इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100, ठीक है। अगर प्रिंसिपल मान लो कुछ भी है उसे छोड़ो, अगर आर है, आर यहाँ पे अगर मैं 15% लेके चल रहा हूँ और 2 साल है टी, कितना 2 साल, तो 15 दूनी 30% तो हो गया, तो 30% इसका प्रिंसिपल का ही तुम 30% निकालते वो इंटरेस्ट हो जाता है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है यहाँ से हमसे तो हमें पता लग गया टोटल हमें इंटरेस्ट मिलेगा ए पे तुम्हें 25% मिलेगा, भाई बी पे हमें कितना मिलेगा, बी पे मिलेगा हमें 30%। मैं मान के चल रहा हूँ मैंने ना इसको बी को भी तोड़ लिया 25% और प्लस 5% में। मैं ये मानता हूँ देखो ए पे देखो इन्वेस्ट जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 22,500 पे मिलेगा। ए और बी में किस अनुपात में बांटा मुझे नहीं पता कि ए को कितने दिए बी को कितने दिए, लेकिन हमें ये पता है ए पे जो ब्याज मिलेगा 25% और बी पे जो टोटल हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 30%। अगर मैं ये लेके चल रहा हूँ पूरे पे अगर मैं 25% निकाल लूँ, क्योंकि देखो 25% यहाँ भी मिल रहा है और 25% यहाँ भी, इसका 5% बचेगा बाद में हम देख लेंगे। तो हमने क्या किया 22,500 पे 25% निकाल लिया हमने, 25 100, तो ये 25 चौको 100 हो गया, तो 4 से मैंने काटा कितना होगा 4 पंचे 20, बचा कितना 25 हो गया, तो 4 चिंक 24, बचा 1 10 हो गया, तो 4 दूनी 8, बचा कितना 2, तो 4 पंचे 20। तो हमें पता लगा अगर मैंने पूरे पे 25% निकाल लिया तो हमें जो ब्याज मिला वो कितना मिला 5625, लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ पे हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिला 6425। तो ये जाना है, तो ये पता जाना क्यों है, क्योंकि हमें जो बी पे ब्याज मिल रहा है 30%, वो हमने उसका भी सिर्फ 25% निकाला है। इसका मतलब जो ब्याज बचा है ना, क्या बचा 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 14 में से 6 गया 8, तो मुझे पता लगा ये 800 रुपये बच रहे हैं ना, ये 800 रुपये इसलिए बच रहे क्योंकि हमने बी का ना 5% ब्याज निकाला ही नहीं। बी पे जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है ना उसका 5% ब्याज भी तो निकालना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे 30 मिल रहा है हमें। तो हम देख रहे हैं कि बी का अगर 5% कितना है 5/100, तो वो कितना है 800, तो मैंने काटा 16, 160 हो गया और 2 जीरो उधर गए, तो हमें पता लग गया कि बी पे जो इन्वेस्ट हुआ है बी का हमें अमाउंट पता लग गया वो कितना है 16,000। तो हमें पता लग गया बी का अगर 5% 800 है तो बी का 100% कितना होगा, वो होगा 16,000। तो हमें पता लग गया यहाँ से बी पे जो इन्वेस्ट किया राशि वो कितनी है 16,000 रुपये है। भाई हमसे पूछा ए पे कितने की, अगर टोटल 22,000 है, टोटल अगर हमें 22,000 दी गई है 22,500, तो वहाँ पे बी पे हमने अगर 16,000 की है तो यहाँ से हमारी एक ही निकल आएगी, 16,000 माइनस कर देंगे 0 0 5, 12 में से 6 गया 6,
तो हमें पता लगा ए पे इन्वेस्ट किया वो कितना है 6500 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 140 सेंटीमीटर है। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, गोला ये है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये वाला पूरा कवर, तो वो होता है कितना 4πr²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है इसमें, क्योंकि इसकी कर सरफेस एरिया होती नहीं है। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखें, आप गोले से यही पूछेगा जहाँ तक, आप या तो टोटल सरफेस एरिया पूछ लेगा या फिर आपसे वॉल्यूम पूछ लेगा। ओके, दो चीज़ें पूछ ही पाता है। क्या कह रहा है हमसे, हमसे क्या निकालना है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया कहना भी गलत है, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं कुछ, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो क्या है 4πr²। तो कितना आ गया 4πr²। तो यहाँ से 4 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r² कितना है 140 इंटू 140, 7 से काटा कितनी बार 20 बार, 140 का गुणा अगर मैं 22 में करूँ तो क्या हो गया 14 दूनी 28 के 8 बचा कितना 2, 14 दूनी 28 2 30, तो ये गया 30/80। उसके बाद कितना बचा हमारे पास 4 दूनी 8, तो हमारे पास 80 और बचा। तो 2 0 8 से गुणा किया जी 0, 8 और 64 की 4 बचा कितना 6, तो ये 6 हो गया 0 बार जाएगा, 8 3 24। तो आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया 24 64 00, 24 64 00, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक मूलधन को 2 वर्षों के लिए 20% ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत निवेश किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2288 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, दो मेथड हैं, एक तो ट्री मेथड है। अगर मैं देखो, एक तो है कि मैं अपना 100 मान लिया, हमने मान लिया जो हमारा मूलधन है वो क्या है 100। अब इस पर ब्याज मिला हमें पहले साल कितना है 20%, तो 100 का 20 कितना हो गया, 100 का 20% कितना हो गया 20। भाई दूसरी साल भी हमें ब्याज मिलेगा 20%, तो कितना आ गया 20। भाई हमसे क्या, अब दूसरी साल क्या होगा, ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो 20 पे भी अगर 20% होगा तो वो कितना आ गया 4 आ जाएगा, क्योंकि 20 का 20% निकाल लेंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 दूनी 4। तो टोटल हमें इंटरेस्ट मिल कितना गया, तो 20 20 40 4 44, और हमें टोटल इंटरेस्ट की तो वैल्यू दी गई 44। हमसे कह रहा है ब्याज प्राप्त ब्याज कितना है 2288, तो 2288 है, तो हमने सॉल्व आउट किया 4 एकम 4 4 एकम 4, या ऐसे 11 से पहले काट लेते, कोई दिक्कत नहीं, किसी काटो, 4 पंचे 20 बचा कितना 28 हो गया, 4 7 28, 4 दूनी 8, 11 से काटा 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, तो हमें पता लगा एक की वैल्यू कितनी 52। लेकिन हमने तो जो माना था मूलधन प्रिंसिपल जो हमारा था कितना था 100, तो इसमें अगर मैं दोनों तरफ 100 का गुणा करूँगा तो कितना आ गया 5200। तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, दूसरा क्या होता है, कभी कभार अगर 100 आप नहीं माने तो फिर क्या ऐसे करते हैं, ट्री मेथड क्या कहता है, वो भी कुछ नहीं है, आसान सा है। देखिए वो कहता है जैसे हमें परसेंटेज कितनी देगी 20%, तो इसकी फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो इसकी कितनी हो गई 1/5। हमें 2 साल का निकालना, तो हम ना इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो गया 25। अब हमने वहाँ 100 माना था, हमने 25 मान लिया। अब हमसे कह रहा है पहले साल 20% मिला, तो 20% फ्रैक्शन कितनी, तो 1/5, तो हमें पहले साल ब्याज के लिए अगर 20 का 1/25 का 1/5 निकालेंगे कितना हो गया 5। अरे 25 का अगर मैं 1/5 निकालेंगे तो कितना हो गया 25 25 5 हो गया। वैसे ही यहाँ पे 25 का 1/5 निकालेंगे दूसरे साल में ही 5 आएगा, लेकिन हमें 5 का भी 1/5 मिलेगा ब्याज, क्योंकि 20% जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। तो एक तो हमें पता लग गया 5 5 10 और 11 है, तो 11 की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, वो दी गई थी 22, कितनी थी 22 44 22 88 22 88। तो यहाँ से अगर मैंने सॉल्व किया तो 11 दूनी 22 0 11 8 88, तो हमें मिल गया एक की वैल्यू कितनी आ गई 208। अगर एक की वैल्यू 208 है, लेकिन हमने तो जो अपना प्रिंसिपल माना तो कितना वाला 25, तो अगर मैं 25 का गुणा करेंगे तो 25 8 200, 0 बचा कितना 20, 0 बचा कितना 2, तो 25 दूनी 50 और 2 52, तो यहाँ से भी आपका 5200 आ जाएगा। आपको जो ठीक लगे वो कर लें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है 880 तक कितनी संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। देखिए हमसे कह रहा है 880 तक कितनी संख्या 3 और 5 विभाज्य, इसका मतलब है वो संख्या 15 से कटनी चाहिए। 3 और 5 का मतलब मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 3 से 15, तो वो संख्या अगर 15 से कटेगी वही संख्या 3 और 5 से विभाजित होगी। तो पहली संख्या देखो 15 आ गई, दूसरी संख्या 30 आ गई, और कोई संख्या आपसे कटेगी नहीं। जिसमें आपसे पूछता 50 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 और 5 से कटेंगे, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट इसको 15 से विभाजित करेंगे, तो 15 3 45, 5 बच गया, उसका कोई मतलब नहीं। तो आपको पता लग गया 3 संख्याएँ ऐसी हैं जो
15 से 3 और 5 से कट जाएंगी, क्योंकि देखो 15 हो गई, दूसरी 30 हो गई, तीसरी कितनी हो गई 45। ओके, तो ऐसे ही इसमें क्या क्या, इसमें भी मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 880 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 15 से। और मैंने डिवाइड किया तो क्या मिला हमें, 15×75, बचा कितना 13, तो 130 हो गया। 15×8 120, तो हमें पता लगा 58 ऐसी संख्याएं हैं 880 तक जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, पाइप एक टंकी को 120 घंटों में भर सकता है, पाइप बी समान टंकी को 144 घंटों में भर सकता है, और पाइप सी समान टंकी को 180 घंटों में भर सकता है। पहले 24 घंटों के लिए सभी पाइप खोले जाते हैं एक साथ, और फिर पाइप बी बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और पाइप सी द्वारा शेष टंकी को कितने घंटों में भरा जा सकता है। कोई दिक्कत ना, आसान से क्वेश्चन है। ए क्या करता है 120 घंटों में, बी 144 घंटों में, सी जो है 180 घंटों में। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, एक तो देखो यहाँ से हमें 12 मिल रहा है। ओके, एक फैक्टर जो हमें मिल रहा है कितना मिल रहा है 12। उसके बाद 12 धाई 10 पहुँचने के लिए, और 18 धाई इसमें मुझे 10 भी चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, इतना आ गया, और 12 144 के लिए मुझे एक 12 और चाहिए। अब देखिए बचा क्या, 180 के फैक्टर क्या होते हैं, 180 के फैक्टर अगर मैं तोड़ेंगे तो 12×15। देखिए 15 के लिए मुझे 5 मिल चुका है। ओके, और 12 है ही, तो हमें ज़रूरत किसकी है 3 की, तो मैं बस, और 3 की ज़रूरत है, वो 12 में इंक्लूड हो चुका है। एक 12 तो ये हो गया, और एक ये है ना 3×4, तो 3 यहाँ भी है, तो यही आपका एलसीएम बन चुका है। अब हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी, तो कैसे निकालनी देख रहे हैं, 120, 12 दाएँ 120, तो कितनी होगी इसकी, होगी 12, 12 144, तो इसकी कितनी होगी, बची कितनी 10, 180, तो 12×15, 12×15, तो यहाँ से क्या मिला हमें, तो यहाँ से 12 है ही, 15 के लिए एक 5 यहाँ से ले लिया, 5×2 है ये, और ये है 5×3, सॉरी 3×4, तो देखिए 5×3 ले लिया मैंने, तो बचा क्या यहाँ से 4 दूनी 8, तो इसकी कितनी होगी 8, सॉरी 8 नहीं, यहाँ पे ना थोड़ी गलती कर रहे हो, क्या है देखिए एक मिनट, देखिए 12 तो हमने ले लिया, 10 ले लिया, 3 12 144 के लिए, तो इसमें 2 मिल रहा है ना, तो यहाँ पे 6 ही बचा है। बस ये मिस्टेक कर रहे थे हम, कि यहाँ पे जो बचेगा वो कितना आया 6। अब देखिए 12 दाई 120, तो इसकी कितनी आ गई 6, तो इसकी 6 आ गई। ओके, उसके बाद 12 12 44, तो इसकी कितनी आ गई 5, क्योंकि 6 2 यहाँ से निकाल लेंगे, 2×5, तो 6 दूनी 12, 12 1 44, तो बचा कितना 5, इसकी 5 हो गई। ऐसे ही 12×5×3, तो ये 18, ये हो कितना गया, 5×7 720, 18×4 इसकी आ गई 4। तो हमें पता लग गया टोटल वर्क जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 720 हो गया। ओके, टोटल वर्क आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसमें इन संख्या गुणा करेंगे तो टोटल वर्क ही निकलेगा आपका। ओके, तो वो कितना है 720 आ गया। हमसे क्या कह रहा है, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 5 11 और 4 15, तो ये तीनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 15। तो हमसे कह रहा है पहले 24 घंटों के लिए सभी पाइप साथ खोले जाते हैं, तो ये 15 पानी डाल रहे हैं, तो 24 घंटे में कितना डाल देंगे, तो आ गया 15×4 = 0, यहाँ से लगी 6 15 303 36, तो 360 पानी डाल दिया। अब बचा कितना 360। तब हमसे कह रहा है पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है, तो अब पानी जाएगा ए और सी का। तो पूछ रहा है पाइप ए और पाइप सी द्वारा शेष टंकी को कितने घंटों में भरा जा सकता है। तो शेष पानी कितना बचा 360, और 6 4 10 के हिसाब से डालेंगे, तो इसको लगेंगे बाद में कितने 36 घंटे। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि शेष पानी का ही पूछ रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए जब किसी संख्या मान ली मैंने n संख्या है, उसे मैंने 17 से विभाजित किया और शेषफल कितना बचा 6। इसका मतलब है संख्या जो हमारी होगी वो क्या, हमने मान लिया कि एक बार गया तो होता क्या, ऐसे किसी संख्या में भाग देते 17, इस मान ली एक बार गया तो 17, तो इसमें से हम अगर घटाएंगे उसके बाद ही 6 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से घटा के अगर 6 बचा, इसका मतलब अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो ये संख्या आ जाएगी। तो 17 कम 17, और
प्लस के 6 तो कितना हो गया 23। तो अगर ये संख्या में अगर 23 मान के चल रहा हूँ या 23 का कोई मल्टीपल आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो क्या कह रहा है, अगर मैंने मान लिया ये संख्या जो n है वो हमारी कितनी है 23, और मैं इसे 17 से डिवाइड करूँगा तो 17 एकम 17, तो 17 प्लस अगर बचेगा इतना 6। ओके, 23 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो 17 से मैं काटूंगा ये तो पूरा कट जाएगा, 6 ही बचेगा शेष। अब क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है तब उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। और जब भी आपको ऐसी संख्या दी जाए, उसी संख्या में कोई गुणा किया जाए, तो आप पता क्या है, डायरेक्ट जो शेषफल के साथ जो है उसमें गुणा कीजिए। जैसे इसमें वर्ग बोला तो आप 6 का गुणा अगर करेंगे, 6 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आ गया 36। इसको 17 से काटेंगे तो कितना आ गया 7 दूनी 34, तो बचा कितना 2 शेष। अभी ऐसा हो क्यों रहा है वो देखिए, अगर मैं इस संख्या को वर्ग कर रहा हूँ तो क्या, जैसे मान लो ए और बी है, या मान लो इसी को कर रहा हूँ मैं, ए बी छोड़ो आप, इसका अगर मैं वर्ग करूँगा तो वर्ग होता क्या, ए प्लस बी अगर इसको मैं मानता हूँ तो ए स्क्वायर, तो क्या होगा 17 का स्क्वायर, तो 17 गुणा 17 प्लस का बी स्क्वायर, तो क्या आएगा आपका 6 गुणा 6, और प्लस का क्या आता है 2ab, तो 2 गुणा 17 गुणा 6। ओके, अब इसको डिवाइड कैसे करें 17 से, तो देखो 17 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो देखो अगर 17 से काटूंगा ये तो कर ही जाएगा, उसके बाद 17 का एक मल्टीपल यहाँ भी है, तो फिर मैं 17 ऐसे काटूंगा तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, बचेगा एंड में जो बचेगा वो यही बचेगा। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट, अगर मुझसे पूछा गया तो हम शेषफल का डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे। अगर हमसे पूछा जाता है इसमें मैं 2n का गुणा कर रहे हैं या मान लो 3n का कर रहा है, तब भी हम डायरेक्ट इसी में करते जो भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 36/17, यही बचा, तो हमें पता लग गया शेषफल कितना बचेगा 2 आएगा, बाकी सब कट ही जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक दुकानदार 2 थैलों में प्रत्येक थैले को 55 रुपये में बेचता है। एक पर 24% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 24% की हानि होती है। पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, एक दुकानदार 2 थैलों को प्रत्येक को एक समान राशि में बेच रहा है, ठीक है, और सेम यहाँ पे बता रहा है कि एक पे इतना % का लाभ हो रहा है, दूसरे पे इतने % की हानि हो रही है, तो आप डायरेक्ट जो इसका आंसर आया वो क्या आएगा, माइनस का x² / 100। एक्स क्या है, एक्स जितनी परसेंटेज है वही है। जैसे 24 का है तो माइनस का 24 का हो गया क्या होल स्क्वायर इंटू 100। माइनस इसलिए लगा क्योंकि हानि हो रही है, हमेशा हानि होगी आपको। तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, अपॉन में क्या है 100, 2 दशमलव बांटेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 5.76%। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैसा हो क्यों रहा आप वो देखिए। आप जैसे मान लो एक एग्जाम्पल समझिए, मैंने माना प्रत्येक को वो बेच रहा है कितने में 240 रुपये में बेच रहा है। अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, प्रत्येक को 240 में बेच रहा है, 2 थैले हैं, एक पे उसे 20% का लाभ हो रहा है और एक पे उसे क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है। अब समझिए आप, अगर 20% का लाभ हो रहा है इसका मतलब है अगर 100 से चीज़ क्या हो गई 120 हो गई, तो हमारी चीज़ अगर 100 रुपये की थी 120 की हो गई, तब कितने में बेच रहा, ये सेलिंग प्राइस ही बन गया, इसका भी सेलिंग प्राइस बन गया, ये भी सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस ही है, तो ये कितना हो गया 240। तो हमें पता लग गया, इसको मैंने काटा तो 120 दूनी 240, तो मुझे पता लग गया कि हमारी 200 की चीज़ थी और इसने बेच कितने में दी, क्योंकि 100% निकल आया, तो हमें पता लग गया हमारी जो चीज़ थी वो कितनी थी 200 की, और इसने जो बेच दी कितने में, वो वाली चीज़ कितने में बेची 240 में। तो इसका मतलब ये ठीक। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन हमसे कह रहा है कि 20% की हानि हो रही है। अगर 240 में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब 100 की चीज़ अगर 100% की चीज़ है, अगर वो 80 में हो गई, 20% कम हानि में होगी तो 80%, तब बेच रहा है कितने में 240 में। तो यहाँ से अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो गया, 0 से 0 कर 8 या 24, तो एक की वैल्यू 3 आ गई, तो 100 की कितनी आ गई 300। तो मुझे पता लग गया ये 300 की हमारी चीज़ को भी 240 में बेच रहा है। इसका जो सेलिंग प्राइस है टोटल कितना हो गया 480। लेकिन पहली कंडीशन क्या था, ये मेरी 200 की चीज़ 240 में बेच रहा था, तो 40 का प्रॉफिट ले रहा था। दूसरी कंडीशन क्या है, मेरी 300 की चीज़ भी ये 240 में बेच रहा है, तो मुझे पता लगा मेरा जो इन्वेस्टमेंट था या जो मेरी सीपी थी या जो मेरा क्रय मूल्य था वो कितना था 500 रुपये, और ये 500 रुपये में कितना प्राप्त कर रहा है, ये 480 प्राप्त कर पा रहा है। तो इसका मतलब है लॉस कितने का हो रहा है 20 का, कितने पे हो रहा है हमें 500 रुपये पे। परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 5 को 20, 4%। ठीक है, तो ये लॉस हमेशा इसी कंडीशन में आपको हमेशा लॉस होगा। अब ये हमें अगर डायरेक्ट निकालते अपने फॉर्मूला से तो कैसे होता है, हमें पता है 20% का लॉस हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो हमें पता है माइनस का x² / 100। तो हमें पता माइनस का 20 का स्क्वायर कितना हो गया, x की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400,
अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आपकी 4% का लॉस आ गया। ये डायरेक्ट निकल आता है आपका, ठीक है। तो जब भी निकालना डायरेक्ट निकालें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया आपको, 18 इंटू 23 इंटू 18 इंटू 23 डिवाइड बाई, यहाँ पे डिवाइड बाई है ये, ओके, 2529 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर है, ओके। तो पहले मैं इसे सॉल्व आउट कर रहा हूँ, तो 2, अगर इसका स्क्वायर रूट में खोलना हो तो क्या हो गया, ये स्क्वायर जो होता है किसका होता है, ये 23 का होता है, अपॉन में ये आ गया 2, तो 2 से तो ये 2 खत्म हो जाएगा, अभी क्या बचा, इतना स्क्वायर बचा, ओके। अब क्या होगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो आया वो कितना आ गया, 23 का स्क्वायर बचा है। तो अगर हम अपॉन वाला, सॉरी भाग वाला अगर मैं इनटू में लाएंगे, मतलब इसमें लाएंगे, अपॉन में लाएंगे, तो क्या आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में क्या हो गया, 1/23 गुणा 23, ओके, क्योंकि ये स्क्वायर बचा था। अब 23 से तो ये 23 खत्म, अगर यहाँ से आपको समझ में दिक्कत होती है, एक लाइन लिख दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझिए आप। हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा, वो देखिए, हमारे पास बचा 18 गुणा 23 गुणा 18 गुणा 23, और डिवाइड में क्या बचा है, डिवाइड में बचा है भाग, अगर इसको मैं इधर रख रहा हूँ, इसको रफ ही कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास जो डिवाइड में बचा है वो क्या बचा, 23 का स्क्वायर, ये आप समझ चुके हैं, ओके। अब ये डिवाइड वाला अगर गुणा में आएगा तो क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इंटू 1/23 का स्क्वायर, ओके। और 23 के स्क्वायर को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 23 गुणा 23, 23 गुणा 23, ओके। तो यहीं 23 से ये 23 खत्म हो गया, ये 23 से ये 23 खत्म हो गया, बचा क्या आपके पास, 18 इंटू 18, मतलब 18 का स्क्वायर, 18 स्क्वायर कितना होता है, 324, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, निम्न गुरुत्व श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। गुरुत्व श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है योगफल का, वो होता है SN इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ये किस कंडीशन में होता है, ये जब होता है जब जो आर की वैल्यू होती है 1 से कम होती है, ठीक है। और वहीं जब आर की वैल्यू 1 से कम होती है, इस कंडीशन में है ये, और जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तब क्या होता है, तब होता है ए, तभी आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ओके, मतलब ये चेंज हो जाता है पीछे वाला। अब हमें तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए आया हमारा यहाँ से कितना आ गया, 11/5, ए होता है प्रथम पद, और आर होता है वो होता है सारवनपात। आर जब भी निकालना हो तो इसमें होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, कोई भी 2 टर्म ले लो, उसका ये वाला टर्म पहले रख लें, ये वाला अपॉन में रख लें, तो हमने देखा 11/25 सेकंड टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म कितना है 11/5, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको ऐसे भी रख सकते हैं 11/25 गुणा 5/11, तो हमें पता लगा 11 से 11 खत्म, 5 एकम 5, तो 1/5, तो 1/5 ये 1 से छोटा ही है ना, तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, ऊपर वाला लगेगा, ओके। वैसे भी इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट रख कर सकते हैं, दिख ही रहा होगा आपको। तो हमें यहाँ से आर कितना मिल गया, वो मिल गया 1/5, तो हमने फार्मूला रखा, ये रफ कर रहा हूँ मैं, तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से ए है कितना, ये आ गया 11/5, यहाँ से रख रहा हूँ मैं इसको, 1 माइनस आर कितना है 1/5 की पावर n पदों के हमें निकालना है, अपॉन में क्या बचा 1 माइनस 1/5, 5 में से एक गया तो कितना हो गया 4/5, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4/5। अब देखिए अभी जो आपको मैंने सिखाया ऊपर गया, तो 5 से तो 5 कट जाएगा, अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11/5 इंटू 5/4, तो 5 से 5 खत्म, तो बचा कितना 11/4, तो आपका जो बचा है कितना बचा 11/4, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 11/4। क्वेश्चन क्या बचा 1 माइनस 1 की पावर 5 की पावर n, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये सारी n की पावर है, मिस्टेक है थोड़ी सी, ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी वह 15% का लाभ प्राप्त करता है। 21,200 रुपये के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखो सीपी से जो एमपी का रेशियो आएगा वो डायरेक्ट क्या आएगा, आप सीख चुके होंगे अगर हमारी क्लास से जुड़े हैं शुरू से। 20% छूट देने के बाद तो ये सीपी कितना हो गया, 100 में से 20 गया 80, लाभ कितना हो रहा 15%, तो लाभ हो रहा 115। तो यहाँ से रेशियो कितना आ गया, 5 से काटा 16, 5 दूनी 10, 5 15, तो 16 और 25, 16 और 23। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है सीपी क्या है, क्रय मूल्य। हमसे कह रहा है 21,200 वस्तु के रुपये के क्रय मूल्य वाली वस्तु अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एमपी निकालना है। तो 16 की वैल्यू हमें कितनी दी गई, 16 की वैल्यू दी गई हमें 212, 21,200। तो हमें यहाँ से निकालनी 4 की वैल्यू निकाली हमने, 23 की निकालनी है हमें। तो 4 से काटा मैंने, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 हो गया, 4 पंचे 20, 4 तियो 12। उसके बाद मैंने काटा इसे, 4 से काटा, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 4 तियो 12, बचा कितना 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो यहाँ से हमारी जो 1 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 13 25। वहीं अगर मुझे 23 की निकालनी तो मुझे 23 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 की वैल्यू अगर कितनी आ गई, इधर लिख ले रहा हूँ मैं, 1 की वैल्यू अगर मेरे पास जो आ गई वो कितनी आ गई, 1325। 23 की निकालने के लिए, क्योंकि हमें एमपी निकालना है, तो 23 की निकालने के लिए इसमें मैंने 23 का गुणा किया दोनों तरफ, तो क्या आ गया 1325 गुणा 23। तो 23 पंजे कितना होता है, 20 पंजे 100 होता है, और 23 पंजे होता है 115, बचा कितना 11। 23 जूनी 46 और 11 कितना हो गया, 46 और 11 57, बचा कितना 5। 23 यहाँ 69 और 5 होता है 74, बचा कितना 7। 23 से कम 23 और 7 कितना हो गया 30, 0, यही आप 30 हो गया ना, तो आपका 30 475 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अगर जिस भी भाई को ये समझ नहीं आया कि सीपी से एमपी डायरेक्ट रेशियो कैसे आया, वो समझिए क्या है कंडीशन। देखिए हमसे छूट जो मिलती है वो हमेशा हमें किस पे मिलती है, मार्क प्राइस पे, मतलब अंकित मूल्य पे छूट मिलती है। तो अंकित मूल्य पे छूट कितनी दी जा रही है, 20%, तो कितना हो गया, ये बचा कितना 80%। अगर अंकित मूल्य पे जब छूट हमें दी जाती है तो वो क्या बन जाता है, हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। जैसे हमने कोई चीज़ क्रय मूल्य, हमने 100 रुपये कोई वस्तु खरीदी, उस पर मैंने 120 रुपये टांग दिए, ओके, 120 लिख दिए मैंने, मतलब अंकित कर दिए। उसके बाद क्या है, उस पर मैंने 10% छूट दे दी। तो अब जो मैंने छूट दी गई, छूट कब देते हैं, छूट जब देते हैं जब हमारा कोई ग्राहक आया, उसने कहा मैं ये वस्तु खरीदूंगा, तो मैंने कहा ठीक है, तो उसने कहा छूट तो दीजिए तभी खरीदूंगा। मैंने नहीं छूट नहीं मिलेगी, नहीं, उसने कहा छूट दीजिए, तो मैंने उसे 10% छूट दी। मैंने कोई नहीं, इसमें जो लिखा है उसका 10% छूट दे के आप ले जाओ, तो ये क्या बन जाए, सेलिंग प्राइस बन गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि वह 15% का लाभ प्राप्त करता है, 20% छूट देने के बाद 15% का लाभ प्राप्त करता है, इसका लाभ जो होगा वो हमेशा किस पे होगा, सीपी पे। हमने अगर उसे 10% छूट दी, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ लाभ तो प्राप्त होगा, ऐसा तो नहीं कि बिना लाभ के प्राप्त करके मैं मतलब वो पैसा कमाऊँ। तो वो जो पैसा बनेगा उस पर मुझे लाभ प्राप्त होगा, तो मुझे लाभ कितना होगा 15%, और लाभ हमेशा सीपी प्राप्त होता है। अगर 15% का प्राप्त हुआ तो कितना होगा 115। 100 की चीज़ मैंने 115 बेच दी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटा 16 बार, 5 से कटा कितना 23 बार। तो एम पी से सी पी का रेशियो आया वो कितना आ गया 23:16। और यहाँ पर भी जो हमने लिखा है वो यही लिखा है कि एम पी से जो सी पी का रेशियो था वो हमारा कितना है, सी पी अगर 16 है तो यहाँ भी 16 है, और एम पी अगर 23 है तो यहाँ भी हमारा 23 है, ओके। तो इसलिए जब भी आपको देखने को मिले तो आप क्या करें, सी पी का एम पी रेशियो हो और क्रय मूल्य या अंकित मूल्य दिया गया हो, आपको क्रय मूल्य पूछ रहा हो या क्रय मूल्य दिया अंकित मूल्य पूछ रहा हो, तो आप डायरेक्ट यही निकाल लें। तो सी पी से एम पी का डायरेक्ट लिखेंगे, तो छूट लिखेंगे वो सी पी में आएगी, क्योंकि ये कम होगा, सीपी हमेशा कम होगा ना, मार्क प्राइस से तो कम होगा। तो इसमें 20%, इसमें 20% कम किया, 100 से कम किया, ये 100 से बढ़ा देंगे, जो लाभ होगा उसमें एमपी में बढ़ा देंगे, तो आपका डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एक्स से वाई तक 132 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और 180 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 143 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है, 140 मिनट करता है अगर प्रति घंटे के हिसाब से, तो 180 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो x और y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए तो क्या कह रहा है, a जो है x से y तक जाता है, ये है 132 किलोमीटर प्रति घंटे से, तब क्या हो रहा है 180 मिनट लेट हो जा रहा है ये। वहीं क्या है दूसरी कंडीशन, 143 किलोमीटर के हिसाब से अगर जाता है तो ये क्या है 180 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है वो देखिए, अगर स्पीड का रेशियो
डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो अगर है हमारे पास 132 143, तो इसका टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा भाई, वो कितना लगेगा? टाइम इसका उल्टा हो जाएगा स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस अगर सेम है तो डिस्टेंस डिपेंड करता है स्पीड इनटू टाइम। अगर हमने स्पीड बढ़ाई तो हमें इस टाइम कम हो जाएगा। जैसे अगर मान लो 60 किलोमीटर है टोटल, तो अगर मैंने स्पीड 15 के हिसाब से जा रहे तो मुझे 4 घंटे लगेंगे। भाई स्पीड मैंने अगर बढ़ा दी, मैंने 20 कर दी, तो मुझे जो घंटे लग जाएंगे वो 3। समझ रहे हो? या मैंने स्पीड अगर मैंने क्या कर दी, मैंने अगर स्पीड यहाँ से कर रहा हूँ, मैंने यहाँ स्पीड कर दी 4, तो टाइम हो गया कितना? 15। हमें जो चाहिए होता है इन दोनों का मल्टीपल होता है, वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो इसलिए हम इसका उल्टा क्यों करते हैं? वो हम इसलिए कर देते हैं ताकि हमें एक तरीका एलसीएम लेते हैं हम, समझ रहे? जैसे 15 चौक 60, आपको पता लगा 15 चौक 60, मुझे पता लगा 4, तो आपको 60 बनाने के लिए इसमें 15 करना ही पड़ेगा। समझ रहे? तो ये चीज़ है, यहाँ भी कोई समझने वाली वैसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। तो हमने क्या किया, जैसे आपने सीखा होगा ना कि उल्टा कर दिया तो उल्टा उल्टा यही है। तो हमें पता लगा 100 टाइम जो हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा वो 141 से 132 हो जाएगा। अगर मैं इसको काट रहा हूँ तो 11 एकम 11 बचा कितना? 3, 11 3 33, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो मुझे पता लगा अगर टाइम, इन दोनों के टाइम के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 1 आ गया। डिफरेंट कितना? 1। और इनके टाइम क्या है देखो, अगर वो 132 स्पीड से आ रहा है तो 180 मिनट देरी से पहुंच रहा है। दूसरी कंडीशन में अगर वो 140 हाथ से जा रहा है तो 180 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का गैप जो है 1, और वहाँ देरी और पहले पहुंचा है, इसका मतलब इनका गैप कितना हो गया? 360। तो हमें पता लगा एक की वैल्यू जो आ गई वो कितनी? 360 मिनट आ गई। तो हमसे पूछता है डिस्टेंस कितनी है। तो किसी को भी लेके चलें हम, अगर मैं पहली कंडीशन को लेके चल रहा हूँ 132 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा है, तो उससे टाइम कितना लगेगा? 13 की वैल्यू कितनी हो गई? टाइम ये हो गया। यहाँ पे 143 लेके चलेंगे तो 12 की वैल्यू निकालनी होगी, 13 गुणा 360 मिनट। हमें घंटे में चाहिए क्योंकि स्पीड है, ये तो मिनट में है, मुझे हम घंटे में निकालने के लिए क्या हो, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने के लिए हमें 60 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 6×36 आ गया। तो हमने सॉल्व आउट किया, क्या बचा? यहाँ आ गया आपका कितना? 13 दूनी 26 की 6, बचा कितना? 2। 13 दूनी 26 की 6 बचा 2, 13 3 39 और 2 41, बचा कितना? 4, 13 कम 13 और 4 17 है। और बचा यहाँ कितना बचा? 6 और बचा गुणा 6। तो ये आपका आंसर कितना आ गया? 6×36 की 6 बचा 3, 6 कम 6 3 9, 6 7 42 की 2 बचा कितना? 4, 6 कम 4 और 6 और 4 10, तो 10,296, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे? हमसे कह रहा है ब्रांड सी और ब्रांड ई द्वारा मिलाकर बेचे गए साबुनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ब्रांड सी कितना है? 18%, और ई कितना है? 32%। टोटल कितना है? टोटल है 15 करोड़, 15 करोड़ है, और ये 18 और 32 हो कितना आ गया? 50%। तो इसका 50% निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? 1/2 निकालना हमें, 10। तो 15 करोड़ का आधा कितना होगा? 7.5 करोड़। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है? ब्रांड ए द्वारा बेचे गए साबुन ब्रांड बी द्वारा बेचे गए साबुन का कितना % है? तो ब्रांड ए द्वारा बेचे गए साबुन कितना है? 15%। तो हमें वो निकालने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यही अनुपात निकाल देंगे यहाँ से। क्या कह रहा है हमसे? बी द्वारा बेचे गए साबुनों के का कितना % है? बी में कितनी बेचे गए? 25%। बी में कितने हैं? 25%। ये बी ए, तो ए में अगर 15% है तो हमसे पूछा बी का कितना % है, तो बटे बी का 25%। तो यहाँ से काटा 25 चौक 100, तो 15 चौक हमें पता लग गया ए है, बी का कितना है? 60% है। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे? कंपनी बी की अधिकतम बिक्री किस वर्ष में हुई है? बी की अधिकतम बिक्री, बी है कौन सी कंपनी? ये है, ये आपका बॉक्स टाइप का है। तो देखिए बी का ये बार ग्राफ आया, तो पहले यहाँ में कितनी हुई? 1060। 2011 में कितनी हो रही? 790। 2021 में कितनी हो रही? 1080। और 2031 में कितनी हो रही? 1110। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या हो रही? 1110 ही हो रही। तो वो कितने में हो रही? 2031 में, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे? हमसे कह रहा है कंपनी बी ने कंपनी ए की तुलना में कितने % अधिक बिक्री की? तो कंपनी बी ने ए की तुलना में, तो कंपनी ए ने कितनी बिक्री की है हमें ये निकालना है। ए का कौन सा है? ये जो है ये ए का है, ओके। ये बार ग्राफ आ रहा है ए का है, तो हम ए का देख लेंगे कितना है? 860 पहले वर्ष। फिर कितना है? 1060। उसके बाद कितना है? 950। उसके बाद कितना है? 760। भाई हमसे क्या कह रहा है? कंपनी बी ने, कंपनी बी, बी कौन सा है?
हम बी का देखेंगे। जो हमारा बी का निकल के आया, बी की कंपनी ये है स्क्वायर टाइप की। तो पहले साल ये हो गया बी का, ये बी का, ये बी का है। ओके, तो हम बी का देखें कितना आया हमारा 1060। उसके बाद कितना आ गया 790। उसके बाद कितना आ गया 1080। फिर कितना आ गया 1110। तो ये हम ऐड करेंगे सारा। तो ये हमने ऐड किया, ए का कितना हो गया 0, 6 6 12 और 6 18, 18 और 5 18 और 5 23 की 3 बचा कितना 2। तो 8 और 2 10, 10 9 19, 19 7 26 की 6 बचा कितना 2 1 3। तो ये आ गया कितना आपका 3630। ए की जो बिक्री आई वो कितनी आ गई 3630। बी की कितनी है, बी की निकाल रहे हैं यहाँ से 0 9 9 9 9 9 18, 8 1 9 9 18, 18 और 6 24 की 4 बचा कितना 2। तो 7 और 2 9 1 10 की 0 हाँसी लगी 1। तो 4 4040 आ गया। तो हमसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा, कंपनी बी ने ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक बिक्री की। ए की तुलना में, ए की तुलना अगर यहाँ से घटाएंगे क्या, देखो 3600 हैं, ये 4000, तो 400 तो ये हो गया, और ये 30 है या 40 हो गया। तो आपने पता लगाया 410 ज़्यादा बिक्री की। किसकी तुलना में, कंपनी बी ने ए की तुलना में कितने परसेंट। तो ए की तुलना कितना 3600 से अगर मैं डिवाइड करूँगा यहाँ से 3630, दशमलव लगाया, 1 0 ख़त्म हो गया। तो ये कितना आपका आ गया, यहाँ से जो आपका आया वो कितना आ गया 4100 363। तो देखिए अगर मैं यहाँ से इसे काट रहा हूँ तो 363 एकम 363, तो बचेगा कितना, यहाँ तो बचेगा 37 और 10 47, तो ये हो जाएगा कितना 770। तो 363 एकम 63 एक ही बार जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्योंकि 2 बार जा नहीं सकता है, या तो क्योंकि 2 बार जाने के लिए इसे 700 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 ही हो गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, कंपनी बी की 2011 से 21 तक बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। कंपनी बी की, तो देखिए कंपनी बी की कितनी 2011 से 21 तक, तो कंपनी बी की 2011 में है कितनी, कंपनी ये बी है 2011 में तो 1080 है, सॉरी 21 में 1021 है, और 2021 में कितनी है 1080 हो गई, और 2011 में कितनी है बी की, वो है 790। तो 790 2011 में 790, और 2021 में कितनी हो गई, वो है आपकी कितनी 1080। तो हमसे पूछ रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से घटाया 0, 18 में से 9 गया 9 बचा, और 9 में से 7 गया 2। तो ये आपका आ गया 290/790। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा किया मैंने, तो 1 0 से 0 काटा, तो ऊपर क्या आ गया 2900/79। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन ना हमें बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, देखो 45%, 46%, सॉरी 36%, 25%, 42%, तो ये काफ़ी दूर दूर हैं। तो मैं क्या गया, ये 78 को मैं अगर 80 मान लूँ तब भी कोई दिक्कत ना। तो हमारे पास क्या आया, मैंने ले लिया 29, ये 2 0 बचे इंटू 100, 2 0, और ये 79 को मैंने क्या लिख लिया 80। मैं इसको सॉल्व आउट कर रहा हूँ, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, तो 5 से गुणा किया तो कितना 5 में 45, 5 बचा कितना 4, 5 दूनी 10, 4 14, तो 145/4 करेंगे तो कितना हो गया 4 3 12, बचा कितना 2 25, 4 5 24। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 36.7% के लगभग। ओके, ये आपका आंसर हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी एग्जाम में आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं हो कि 79 से करने में बैठ जाएँ तो बहुत टाइम खा लिया। आपको पता है कि ऑप्शन देखेंगे, हाँ नज़र मारेंगे कि यहाँ ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो यहाँ तो 79 से 80 बना रहा हूँ, एक अंक का हल्का से डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर ये 36.78 आता या 36.87 मतलब पॉइंटों में ही होता तो फिर ये काम नहीं करते हम, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें सीरीज दी गई E11 H13, तो हमसे पूछा गया N19 Q23, तो हमसे पूछा गया क्या क्वेश्चन मार्क होगा। तो देखिए ध्यान से देखेंगे आप पाएंगे क्या है, E कितने पे होता है 5 पे, ये कितने पे आ गया 8, उसके बाद ये कितने पे है 14, 14 3 17, Q 17 पे होता है, तो हमें पता लगा 3 3 का गैप हो रहा है, तो 8 और 3 कितना हो गया 11, तो 11 पे क्या आता है 11 पे आता है K। ओके, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि K होगा, तो ये 2 खत्म हो गए। दूसरा क्या है, ये क्या आ रहा है 11 2 13, 19 4 23,
और 11 13 2 15 होगा नहीं, 15 के बाद अगर 4 जोड़ रहे हैं तो फिर 4 नहीं बन रहा है। तो इसलिए ये पता है क्या, ये क्या बन रहा है, ये है प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर जो हैं, क्यों 11 13 और 19 और 23 ये चारों जो हैं प्राइम फैक्टर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, प्राइम नंबर हैं ये, अभाज्य संख्याएं। तो इनके बीच अभाज्य संख्या क्या आएगी, देखो 13 14 नहीं होती, 15 नहीं होती, 16 नहीं होती, 17, लेकिन 17 होती है। तो ये आपकी जो बनेगी नंबर वो क्या बना है, K17। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें ये संख्या दी गई, हमसे पूछा अगला पद क्या होगा। देखो ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि सीरीज को इसमें क्या कर रहा है, शुरू के 3 अंक और बाद के 3 अंक कम कर रहा है। देखो यहाँ पे जो आया एन से स्टार्ट हुआ और टी पे ख़त्म हो गया, क्योंकि लास्ट की IO1 ख़त्म कर दिया, MAL ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे जब यहाँ तक आ गया तो माइनस के 3 किए, उसके बाद क्या कर रहा है, प्लस के 2 ऐड कर रहा है। देखो शुरू के इसने AL ऐड कर दिए पीछे से, और देखो IO ऐड कर दिया इधर। अब यार ये 3 फिर ख़त्म कर रहा है, तो इसने फिर क्या किया, 3 ख़त्म कर दिया। अब क्या बचा, UTRI। ओके, तो अब ये क्या करेगा, प्लस के फिर 2 ऐड करेगा, तो UTRI। अब ऐड करने के लिए RI बाद क्या बचा, यहाँ पे देखो TIO ऐड करेगा, इधर क्या बचेगा, इधर करेगा LN ऐड, तो TI और LN। तो यही आपका आंसर हो गया LN, ऑप्शन नंबर डी। ओके, LNUTRITI। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है सॉन्ग को क्या लिख रहा है, सॉन्ग को लिख रहा है PRQJ। S एक होता कितना है, 19 पे, O 15 पे, N 14 पे, G 7 पे, B कितने पे, 22 पे, R 18 पे, Q 17 पे, J 10 पे। भाई टाइम का हमसे पूछ रहा है, टाइम T होता है कितने पे, 20 पे, I 9 पे, M 13 पे, E 5 पे। तो क्या ऐड करा, देखिए ये 19 से 3 प्लस के 3 ऐड कर दिए। ओके, 15 3 18, ओके, 14 3 17। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ना, ये जे है ना, जे 10 पे, तो 7 3 10, तो 3 3 ऐड कर रहा है ये समय, तो यहाँ भी ऐड करेगा। तो 20 और 3 कितना है वो 23, 23 पे क्या आता है, 23 पे आता है W। उसके बाद 9 9 3 12, 12 पे क्या आता है L, 13 3 16, 16 पे क्या आता है P। तो WLPH ही हो जाएगा, 5 और 3 8। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें ये वर्ड दिया गया, हमसे पूछा है इस प्रश्न के दिए गए अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए, इस प्रकार गठित नए शब्द के विलोम शब्द चयन कीजिए। तो कर रहे हैं विलोम शब्द चयन। तो इससे जो वर्ड बन रहा है, यहाँ आपको थोड़ी वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए भाई। तो वो क्या है, वो वर्ड बनना है RID है LE। ये बन रहा है रिडल। रिडल माने वर्ड माने होता है रहस्य, या जिसे मतलब समझना थोड़ा मिस्टीरियस है, थोड़ा समझना मुश्किल है। तो हमसे पूछा इसका विलोम बताइए, तो इसका एंटोनियम बताइए, अपोजिट पूछ रहा है। तो जो मिस्टीरियस, ये तो इसका सिनोनियम हो गया। डायलेमा दुविधा होता है, ये भी सिनोनियम हो गया। पजल, पजल मतलब पजल वही तो होती है क्लियर ना हो, थोड़ी समझने में मुश्किल आ रही है वो चीज़। तो इसका सॉल्यूशन हो गया ये, इसका बिलोम हो गया, अपोजिट हो गया, यही आंसर हो गया। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें ये दिया गया, अब देखिए इसके साथ ऑप्शन में दिक्कत हो, मैं आपको ऑप्शन इसके दे रहा हूँ। इसका पहला ऑप्शन है माइनस, डिवाइड इज इक्वल टू। दूसरा ऑप्शन होगा इसका प्लस, गुणा इज इक्वल टू। तीसरा ऑप्शन है इसका इनटू, प्लस इज इक्वल टू। तीसरा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो है माइनस, इनटू इज इक्वल टू। तो हम ऑप्शन रख के देखेंगे तो संख्या है कि हमारे पास 23। अगर हम पहला ऑप्शन रख रहे हैं तो -33, भाग जाएंगे कितने, 11 से, तो डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 20। तो देख रहे हैं बन रहा है। तो 11 से काटा 3 बार, क्या आते हैं 33, 23 में से 3 गया 20, 20 इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन क्लियर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी हम लास्ट भी चेक करते हैं अगर नहीं बनता तो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, श्याम उन छात्रों में से एक है जिनके ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में पदस्थापित होने की उम्मीद है। तो क्या हमसे कह रहा है, निष्कर्ष क्या निकाला है, श्याम ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में पदस्थापित होगा, श्याम ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में पदस्थापित नहीं होगा। देखो उसकी उम्मीद है, तो अब क्या है, हम ट्रुथ पहला दूसरा सत्य तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इनमें एक तो सही होगा, क्योंकि या तो होगा या नहीं होगा, समझ रहे हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी सही, कि या तो एक या दो, क्योंकि उसकी उम्मीद है तो या तो हो जाएगा या नहीं होगा, समझ रहे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक लड़का 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं ओर मुड़ता है। एक लड़का 5 किलोमीटर चला, मैंने इधर चलाया 5 किलोमीटर, उसके बाद दाएं ओर मुड़ता है। तो अगर इधर चला तो उसका दाएं ओर इधर हो गया, और 5 किलोमीटर चलता है, इधर दाएं ओर मुड़ के भी 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़ता है, अब इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो दाएं ओर इसका इधर होगा।
जब भी आपको इधर समझने में दिक्कत आए तो अपने आप को वहीं हाल खड़ा कर लिया करो, तो आप समझ आएगा दाएं हाथ कौन सा है, उधर ही मुड़ जाओ हाल। फिर ये 10 किलोमीटर चलता है। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है यदि अंत में वो पूर्व की दिशा की ओर उन्मुख खड़ा है तो पहले 5 किलोमीटर की दिशा में चला। देखिए अगर ये पूरब है, कह रहा है अंत में पूरब, अगर इसको पलटेंगे, अगर ये पूरब है तो इसका मतलब है अभी स्टार्टिंग में तो इसके विपरीत चला था ये, हमें पलटने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है अगर ये पूरब है, लास्ट में पूरब की ओर है, स्टार्टिंग में चला इधर, तो पूरब का विपरीत क्या होता है, अगर पूरब इधर है तो इधर पश्चिम होता है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में चला किधर चला, पश्चिम तरफ। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, कथन दे रहा है हमसे, कह रहा है सभी गुलाबी भूरे हैं, सभी लाल गुलाबी हैं। निष्कर्ष कह रहा है सभी लाल भूरे हैं, सभी भूरे गुलाबी हैं। देखिए सभी गुलाबी भूरे हैं, देखिए सभी लाल भूरे हो सकते हैं, सभी लाल भूरे, अगर गुलाबी गुलाबी मिल जाएंगे 150 हो जाएगा, सही है, तो सभी लाल भूरे हैं, सही है। सभी भूरे, दो भूरे हैं ना, कुछ हैं, तो कुछ हैं। 150 में होता क्या है, 150 में होता है कि जो सभी होता है, सभी के साथ हमें उसको 100 वैल्यू देते हैं और बाकी को हम 50 देते हैं। जैसे यहाँ भी 100 होगा लाल, तो लेकिन भूरे सभी, तो इसका मतलब यहाँ 100 जो 50 की चाहिए वो 100 हो नहीं सकती, तो दूसरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, सभी गेहूँ भूरे हैं, कुछ भूरे चीनी हैं, कोई चीनी सफ़ेद नहीं है। तो देखिए कुछ गेहूँ चीनी है, कुछ गेहूँ चीनी, गेहूँ चीनी का संबंध बन सकता है, गेहूँ चीनी का संबंध, कुछ भूरे गेहूँ तो हो सकते हैं लेकिन कुछ गेहूँ चीनी है, कुछ गेहूँ चीनी नहीं है, पहला गलत है। कोई चीनी सफ़ेद नहीं है, कोई चीनी सफ़ेद नहीं है, कोई चीनी सफ़ेद, अच्छा दूसरा निष्कर्ष ये क्या है, कोई गेहूँ सफ़ेद नहीं, कोई गेहूँ सफ़ेद नहीं है, तो कोई गेहूँ गेहूँ सफ़ेद नहीं है, नहीं ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि गेहूँ और चीनी का कोई संबंध नहीं हो रहा, इसका मतलब आंसर सी हो गया आपका, ना तो 1 ना 2। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, क्या भारत को चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तर्क क्या कह रहा है, पहला तर्क कह रहा है नहीं, भारतीय बाजार की तुलना में चीनी बाजार प्रभावित होगा। अरे भाई अपने तुम्हें भारत का रणनीति तैयार कर रहे हो, चीनी कर रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता, चीनी बाजार से आपको मतलब क्या है। दूसरा कह रहा है हाँ, चीनी वस्तुओं का क्रय मूल्य बहुत सारे खरीदार को आकर्षित करता है, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को राजस्व को प्रभावित किया। ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। इसका मतलब तर्क 2 सही है आपका, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। क्यों, चीनी मार्केट जो है वाकई में सस्ता होता है और उससे इम्पेक्ट पड़ता है लोगों पे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है यदि 17 मार्च को 17/3 2208 को रविवार है, संडे है, तो हमसे पूछ रहा है 17/3 2202 को कौन सा दिन था। अब देखिए हमें ये देखना है 2 से 8 तक कितने सालें कितनी हुई और उसमें लीप ईयर कितनी हुई। तो अगर 2 से 8 तक देखेंगे तो हमें पता लगा साल कितनी हुई, एक तो 23 वाली, एक 24, एक 25, एक 26, एक 27, एक 28 तक पहुंचने के लिए हमें 6 सालें हो गई। ओके, लेकिन देखो लीप ईयर कौन सी हुई, देखो लीप ईयर 2022 तो 2 तो नहीं होगी, लेकिन 2204 हो जाएगी, तो 2202, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हैं, तो 3 और चौथी साल होगी वो लीप ईयर होगी, तो यहाँ पे हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो नॉर्मल ईयर में अगर बढ़ती है तो एक दिन हमारा बढ़ जाता है। भाई अगर लीप ईयर होती है, ऐड हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, लीप ईयर में एक दिन आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, कौन सा वाला, 29 फरवरी वाला, तो वो एक दिन ना बढ़ के 2 दिन बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो आज मान लो 17 है, 17 तारीख है, 2002 है, तो 2003 में क्या होगा, 17 तारीख को अगर मान लो आज रविवार है तो 17 तारीख 2003 में सोमवार हो जाएगा। वहीं अगर जब 4 में पहुंचेगा, जब 4 से 5 में पहुंचेगा ना, तब 2 दिन ऐड हो जाएंगे, वैसे नॉर्मली एक दिन ऐड होता है। ओके, तो हमें पता लगा 4 में एक दिन ऐड हो जाएगा, फिर 5, 6, 7, 8, और 8 में क्या मार्च के बाद है, तो यहाँ भी एक दिन ऐड हो जाएगा, तो हमें पता लगा ऑड डे हमारे जो निकल के आएगा वो 6 तो ये और 2 ये, तो 8 दिन। तो अगर मैंने 7 से इसे काटा तो हमारे पास ऑड डे कितना, 1, तो इसका मतलब है कि एक दिन बढ़ रहा होगा। अगर एक दिन बढ़ रहा तो संडे हुआ बढ़ के, लेकिन हमें तो पीछे आना है, तो माइनस करना, क्यों हमें पीछे आना है, तो -1 किया, तो संडे से एक पीछे क्या आएगा, शनिवार, सैटरडे, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमने दिया गया है डॉटर को क्या लिख रहा है, DAUGSTER, क्या लिख रहा है इसको, ADGUTHRE,
तो आप ध्यान से देखें तो पाएंगे क्या है, ये पलट रहा है, सिर्फ ए को इधर कर दिया, ऐसे ही इसने देखो जी इधर आ गया, यू इधर आ गया। आपको यहाँ थोड़ा लिखने में गड़बड़ होगी, वरना टी इधर है, एच इधर है, ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा, एस एच आई एम एम ई आर बाई, तो क्या होगा, एच पहले आएगा, एच एस, उसके बाद क्या बचा, आई एम है तो एम आएगा, एम क्रॉस हो रहा है ना, आई इधर आ गया, तो एच एस एम आई, उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई एम, उसके बाद क्या आ जाएगा, इधर हो गया, उसके बाद इधर आ गया, तो बाई आर, तो बाई आर आएगा, तो बाई आर इसमें नहीं, ऑप्शन खत्म। उसके बाद एच एस एम आई, एच एस एम आई एम बाई आर, तो एच एस एम आई एम ई, ये तो नहीं होगा, ठीक है, एच एस एम आई ई एम बाई आर, ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया। ओके, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ। ये है, इसके भी ऑप्शन देखने पड़ेंगे। इसका ऑप्शन मैं दिख रहा हूँ, पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरे में थोड़ा मिस्टेक है। तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, वो लिखा हुआ है डिवाइड बाई प्लस इंटू माइनस, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, वो आपका है प्लस डिवाइड बाई इंटू माइनस। ओके, हम चेक कर रहे हैं, अगर हम पहला ऑप्शन लेके चल रहे तो क्या है, 20 प्लस 24 गुणा 4 बराबर 5 गुणा 6 प्लस का 4, तो 24 गुणा 4 इतने ज़्यादा हो जाएंगे, ये तो हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो पहला तो नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमने अगर चेक किया तो क्या है, 20 माइनस के 24, सॉरी प्लस के 24 माइनस का 4 इक्वल टू क्या आ गया, 5 गुणा 6 डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड बाई 4 आते ही क्या आपको पता लगेगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो रहा क्योंकि हमें बराबर बनाना है। उसका तीसरा ऑप्शन हमने चेक किया तो क्या आया, 20 भाग 24, तो भाग 24 से काटेंगे प्लस, तो ये फिर पॉइंट में आ जाएगा, ये भी नहीं बनने वाला, ये भी बहुत कम हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या है, चौथा ऑप्शन अगर देख रहे हैं हम तो क्या है, 20 प्लस के 24 भाग में 4 प्लस के 5 गुणा 6 माइनस की 4, हाल रखते हैं हम 4, तो 4 से काटे 6 बार, तो 20 और 6 कितना हो गया, 26। ऐसे इधर कितना आ गया, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, और 30 में से 4 गया कितना हो गया, 26। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें वो भी कर सकें, और अपनी नॉलेज अभी चेक कर सकें कि हमें कितने क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं और किन किन क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो वो टॉपिक जाके आप ना रिवाइज करें, क्योंकि कमज़ोर तैयारी लेकर अगर एग्जाम में बैठे तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप अभी मेहनत करने का टाइम है, आपके पास अभी टाइम भी है, तो आप अपना पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई पे ध्यान दें, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। अभी जो जो चैप्टर आपको लग रहे हैं कमज़ोर हैं, आप दिन रात एक कर लें और अपने वो मजबूत कर लें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ नमस्कार।